हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकेट फिजिक्स। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि पास्ट में हम लोग क्या किए और आप लोग क्या किए, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया। मैंने आपको स्टेप में हर कुछ पढ़ाया, बेसिक से स्टार्ट किया, फिर लेवल अप किया, फिर अप किया, फाइनली मेन एडवांस तक करवाया मैंने। और अभी बहुत कुछ बाकी भी है उसमें करने के लिए। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन और एडवांस पे पूरा क्वेश्चंस या पूरा प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी एडवांस का लेवल वहाँ पे और ऊपर है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम लोग किए हैं, जो लेवल हम लोग डिजर्व करते हैं, उतने लेवल तक का मार्क्स आना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट टेस्ट में ऐसा मार्क्स लाए, ये वो स्टूडेंट जो मेन एडवांस की बात करते हैं, वो ऐसा मार्क्स लाए कि एकदम दिल दुख गया, बहुत बुरा मार्क्स। उनका मार्क्स देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ सीखे ही नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं है। इवन कि अगर बात करें जो बोर्ड्स का टेस्ट हुआ, उस बोर्ड्स के टेस्ट में कुछ स्टूडेंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो भी सही नहीं लिखा है। मतलब कि हम यहाँ पे सब कुछ बना के दे दिए हैं, वहाँ की पीपीटी बना के मैंने डाला था वहाँ पे, बताया आप, मैंने मेहनत किया कि आप लोग उसको याद कर लेंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बोल दूंगा आप लोग बुक से याद कर लो। सोचिए मैंने मेहनत किया है, पीपीटी बनाया कि आप लोग चलो बच्चों को दे देता हूँ, सब कुछ बोर्ड पे रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो बच्चों को याद करने में आसान होगा। लेकिन फिर भी बताइए, बहुत दुखद बात है कि आप लोगों ने याद नहीं किया। कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है वो उसको बना रहा है अंडरस्टैंड अपने हिसाब से, सही भी नहीं बना रहा। चलिए मानते हैं कि कुछ बच्चा क्रिएटिव होता है, कुछ क्रिएट कर लेता है, लेकिन सही क्रिएट करेंगे ना। अगर अपने हिसाब से आप बना के लिख रहे हैं तो भी सही लिखेंगे ना भैया। कुछ नया नहीं लिख सकते हैं हम, अपना एडिट नहीं कर सकते उसके अंदर में, कुछ अपना नया कंसेप्ट नहीं डाल सकते हैं। कंसेप्ट वही होना चाहिए, लैंग्वेज कुछ भी हो, कंसेप्ट वही होना चाहिए। तो ये गलती आप लोगों का, वो आप लोगों ने याद नहीं किया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सर मुझे मेन एडवांस करना है, पेरेंट्स भी आ रहे, बात भी कर रहे मेन एडवांस के लिए, और मालूम नहीं स्टूडेंट क्या कर रहा है। पेपर का जो लेवल था मेरा, जो मैंने पेपर बनाया था एमसीक्यू के लिए, उसका लेवल का अगर हम बात करें तो वो लेवल मेरे हिसाब से नीट के लेवल का ही था, या WPJ। इससे ऊपर शायद ही एक क्वेश्चन ऐसा हो जो थोड़ा ऊपर गया हो, जस्ट गया हो, पूरा नहीं गया है। और उस पेपर पे जो बच्चा जेईई मेन और एडवांस का बात कर रहा है वो ऐसा मार्क्स लाया है, क्या फायदा है। नेगेटिव पे कंट्रोल नहीं कुछ स्टूडेंट्स का, नेगेटिव कंट्रोल कीजिए भाई आप लोग। देखिए मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं आ रहा हूँ हर रोज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लाइव नहीं आ रहे हैं, सर से अटैच नहीं है पूरी तरह से, तो हम जो भी करेंगे सीखे हैं हम लोग, पास्ट में 11 में बहुत कुछ सीखे हैं, उसको अप्लाई करेंगे। एक स्टूडेंट ने एक राउंड किया, अंजलि झा ने एक राउंड किया, बहुत अच्छा लगा। अलिजा ने भी 2 राउंड किया, सिर्फ बहुत कम नेगेटिव था। मंदशा ने 3 राउंड किया शायद, ठीक है। तो अच्छा लगा ये देख करके कि इनका नेगेटिव समय 3 भी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 3 भी ज़्यादा हो गया, 1-2 ये प्रैक्टिस करना है आपको। बहुत पॉजिटिव के चक्कर में नहीं भागना है, नेगेटिव से बचने का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप जैसा सीखेंगे, जिस हिसाब से उनको ट्रेन करेंगे, आप वैसा ही रिएक्ट करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आज आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो, एग्जाम के दिन जाके नहीं वहाँ तो कंट्रोल करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 365 डेज जिस चीज़ का आपको आदत लग गया है, जिस चीज़ का लत है आपको, हैबिट है, वो अचानक से एग्जाम के दिन में जाके छूट नहीं सकता है। वो बॉडी रिस्पॉन्स कर देगा खुद ब खुद। ये रूल है, ब्रेन का रूल है कि हमको जैसा आदत होता है हम वैसा रिस्पॉन्स कर जाते हैं। देखिए कुछ लोग हड़बड़िया होता है तो सोच के भी जाएगा ना कि कंट्रोल करना है, तो वो 2 मिनट कंट्रोल कर पाएगा, 3 मिनट, 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हर चीज़ में, पेपर पे भी ऐसा ही होगा, स्टूडेंट के साथ भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कैसे चेंज होगा, वो कैसे फिक्स होगा, ये डिपेंड करेगा आपका प्रैक्टिस। आप किसी भी हालत में अपने प्रैक्टिस से बाहर काम नहीं करेंगे, आप किसी भी हालत में कुछ भी हो जाएगा, पेपर की बहुत इजी आएगा या पेपर बहुत टफ आएगा। बाबू याद रखो एक बात, पेपर बहुत इजी आए या पेपर बहुत टफ आए, आप अपना नॉर्मल रिस्पॉन्स करेंगे। आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका वही होना चाहिए जिस हिसाब से आपको ट्रेन किया गया है। आपने ट्रेनिंग इस हिसाब से रिस्पॉन्स करने का लिया है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के या टेस्ट देते वक्त आप रिस्पॉन्स कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रेनिंग बेकार है। जब आप अपना एक नया रिस्पॉन्स पैदा कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में या टेस्ट देते वक्त अपना एक नया रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना वो बेकार है, बेफजूल है, कोई फायदा नहीं है। आप बैठ के आराम से करें, बुक पढ़िए और चौथा रटिए, कोई फायदा नहीं है। पूरा चौथा दिमाग में रख लीजिए गोबर का, वही रटिए, कोई फायदा नहीं, बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये बात। दूसरा बात
कि कुछ लोग के दिमाग में एक चीज़ बैठा जा रहा है, और ये मैं देख भी रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है। तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि बहुत सारा यूट्यूबर है, यूट्यूब पे होने वाले टीचर्स हैं, 5 मिनट में फिजिक्स, 10 मिनट में ये, 10-15 मिनट में वो, 1 घंटा में पूरा दुनिया का फिजिक्स, 3 मिनट में आप नीट क्रैक कर लेंगे। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। सपोज कर लीजिए कि आप नीट क्रैक कर लिए, चलिए मान लीजिए आपको एक जंप मिला और आप जंप करके डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ नीट के पास। ये जो वीडियो में दिखा रहा है एडवांस में पहुंच गए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एडवांस में पहुंच गए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्या लगता है यहाँ पहुंच के हम लोग काम नहीं करते हैं? यहाँ पहुंच के भी हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में जो भी चीज़ हम सीखे हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। यही तो है। क्यों आखिर ये लोग एग्जाम क्यों लेते हैं? देखना चाहते हैं कि भाई बच्चा क्या जानता है, क्या नॉलेज इसके अंदर में, और उसी नॉलेज को वहाँ जाके हम अप्लाई करते हैं। आप मान लीजिए ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 में मेरा सक्सेस है, आप डायरेक्ट चलेंगे 5 में। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूला जैसे हैं जिसको अगर रट लिया तो मे भी ऐसा हो सकता है 100% प्रोबेबिलिटी भी नहीं बोल सकते, 0% नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं ऐसा, ये भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, और आप ये भी बोल सकते हैं कि 100 का 100 भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। आप समझिए, हम लोग जुआ खेलने नहीं जा रहे एग्जामिनेशन हॉल में, हम लोग अपने आप को वहां पे जाके शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने क्या सीखा है। पेपर पे बैठ के साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं कि देखो हम क्या जानते हैं, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है, हम क्या जानते हैं, तब जाके बात बनता है। आप ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शॉर्टकट लेके जाएंगे, बहुत लोग शॉर्टकट लेके, कोई फायदा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि इसको शॉर्टकट से फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूला है। आप थ्योरी के साथ शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सीखने वाले के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट किसके लिए होता है? आलसी लोग के लिए होता है, क्योंकि उसको काम नहीं करना है। उसको किसी तरह से बस जो मंजिल है वो मिल जाए, बस पहुंच के अपने मंजिल तक। कैसे पहुंचे, हम क्या सीखे, कोई मतलब नहीं है। ऐसा स्टूडेंट मत बनिए, गधा मत बनिए, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं, कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं, मान लीजिए सीखे, कुछ और सीखे, यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ और सीखे, ठीक है, और कुछ तब जाके हम यहाँ पहुंचे। तो अगर हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं, हम सारा चीज को कैरी कर रहे हैं अपने आगे, फॉरवर्ड एक्शन में कैरी कर रहे हैं। क्या कैरी कर रहे हैं? अपने कंसेप्ट को। जिस तरह से एक वेव अपना एनर्जी फॉरवर्ड एक्शन कैरी करता है, तो अगर वेव के पास एनर्जी ना हो तो वो आगे क्या ले जाएगा? अब वेव ही नहीं रहेगा। विदाउट एनर्जी वेव ही नहीं हो सकता है। समझ रहे इस बात को? तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपको अपना एनर्जी को फॉरवर्ड एक्शन में ले जाना है, लेकिन ऐसे नहीं ले जाना है, ये स्किप नहीं करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से पहुंचेंगे तो आप सिर्फ ये लेके यहाँ पहुंचेंगे, और जो हर स्टेप में अपना काम कर रहा है वो ये लेके पहुंचेगा। देख लीजिए वहां पहुंच के कौन भारी होगा, वहां पहुंच के कौन स्ट्रॉन्गर होगा, ये होगा कि आप होंगे। समझिए इस बात को। आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद बार रिवीजन कीजिए, बेसिक्स से उठ के तब आप हाई लेवल पे जाइए। ऐसा नहीं कि आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप बेसिक्स लेवल पे किए, उसके बाद डायरेक्ट आप चले गए सब जंप करके छोड़ छाड़ के एडवांस में कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। आप स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको अगर सक्सेस करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो मेरे इस बात को ध्यान दीजिए कि आप स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप को फॉलो करने वाला इंसान बहुत कुछ जानता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो लोग वीडियो देखने में ये कर रहे हैं कि मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, तरसों देख लूंगा, ये तो गंदा हैबिट है, बहुत बुरा हैबिट है। वीडियो जिस दिन आ रहा है कोशिश करके उस दिन ही देख लेंगे, कम से कम उस टाइम पे तो नहीं देख पाया, अगर तो उस दिन ही देख लेंगे कम से कम। ये चीज तो ख्याल रखेंगे हम लोग। अब देखिए, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है चैप्टर का नाम सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? थोड़ा मैं माइक कम कर दूं, माइक का साउंड बहुत ज्यादा है, कभी कभी बीच में चिल्लाने लगता है, ये भी गुस्सा हो जाता है। हेलो। तो माइक टेस्ट हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है।
ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे लर्न करने के लिए बहुत कुछ है और लर्न करना लोग पसंद करते हैं क्योंकि लर्न करने से भी काम बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि मैं कुछ भी लर्न नहीं करवाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैं लर्न करने के साथ साथ कंसेप्ट को भी फॉलो करूंगा, ठीक है। कुछ वीडियोस मेरा प्राइवेट होगा, उसको आप प्राइवेट में देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कम मैंने वीडियोस में डाउनलोड करने का ऑप्शन तो रखा है, ये डाउनलोड हो ही रहा है, आप लोग वीडियो थोड़ा देखिए, ठीक है। देखने के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। और पॉसिबल हो तो आप आपस में फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, ठीक है। फेसबुक पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, स्टेटस में हो गया, कहीं भी शेयर करें थोड़ा, ठीक है। सपोर्ट करें थोड़ा मुझे भी आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब कि कुछ किसी चीज का फ्लो होना, क्या होना, किसी चीज का फ्लो होना, पास होना, इसको फ्लक्स बोलते हैं। जैसे आप कह रहे सर मान लीजिए मैं विंड का बात कर रहा हूँ, तो क्या विंड का फ्लक्स होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि विंड भी फ्लो करता है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइंस का पास होना। अब बात को आप समझिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पर एक वॉल है और वॉल में एक खिड़की है, एक विंडो है, तो मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। ये एक वॉल है और क्या है कि इस वॉल में एक विंडो है, क्या है, एक विंडो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो है विंड, हवा वो ट्रेवल कर रहा है, हवा जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रहा है। जब ये हवा इस विंडो के थ्रू इन करेगा तो वो इस रूम में कलेक्ट होगा, रूम में कलेक्ट होगा, ठीक है। हवा रूम के अंदर जाता जाएगा, कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि जो हवा, जो विंड है और थ्रू विंडो पास कर रहा है, जो विंड है थ्रू विंडो पास कर रहा है। अब अगर इस रूम में हमको नंबर ऑफ विंड मतलब कि अमाउंट ऑफ विंड, नंबर ऑफ विंड मतलब कि अमाउंट, ये नंबर्स का अमाउंट है, इस रूम में ज्यादा अमाउंट ऑफ विंड चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, तो क्या करेगा? वो हो सकता है कि अपना खिड़की बड़ा बनवा देगा, ये हो सकता है ना। या अगर उसका खिड़की बड़ा नहीं है, खिड़की का साइज नॉर्मल है, तो फिर क्या हो सकता है? वो प्रे करेगा भगवान या अल्लाह जो भी है कि हवा जो है आज तेज बहे, तेजी से बहे, यही ना चाहेगा, तभी जाके घर में ज्यादा हवा आएगा। और एक चीज और होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस रूम में जो विंड कलेक्ट होगा, नंबर ऑफ विंड्स कलेक्ट होगा थ्रू दिस एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स ऑफ विंड, ठीक है। तो उसको मैंने सिर्फ फ्लक्स बताया, ठीक है। तो जो रूम में कलेक्ट होगा, इस रूम के अंदर में फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो फ्लक्स जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंडो, जिसके थ्रू विंड पास करेगा, कट करेगा, इन करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब कि उस सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा जिसके थ्रू कोई पास कर रहा है। अगर विंड पास कर रहा है तो विंड के इस खिड़की के एरिया पे डिपेंड करेगा, अगर कोई और चीज पास कर रहा है तो जिस चीज से पास करेगा उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम समझ गए कि फ्लक्स जो है यहाँ पे क्या होता है? फ्लक्स होता है किसी चीज का फ्लो होना, पास होना, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। अब वो विंड का भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेट का भी लाइंस ऑफ फोर्स होता है। हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। हालांकि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ड्यू टू चार्ज के, चार्ज में से बहुत सारा लाइंस ऑफ फोर्स निकलता होता है, ठीक है। और ये लाइंस ऑफ फोर्स जितना कंसंट्रेट होता है उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ठीक है। मैंने हवा का लाइंस ऑफ फोर्स मान लिया है यहाँ पे। तो जो फ्लक्स इसके अंदर, जो विंड का फ्लक्स कलेक्ट होगा, वो फ्लक्स जो है डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस विंडो का, ठीक है, इस विंडो का। अब ध्यान देते हैं हम कि दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है फ्लक्स। तो दूसरा जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, फ्लक्स है विंड का जो फ्लक्स है, मैं यहाँ विंड लिख दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। विंड का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा कि भाई ये जो हवा का तेज रफ्तार है, जो उसका अंदर ताकत है, उसका इंटेंसिटी है, जो उसका फोर्स है, इंटेंसिटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स फॉर पर यूनिट चार्ज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर यूनिट मास, क्योंकि विंड एक मास है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इसका? फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी मतलब कि कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इसका इंटेंसिटी कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि कितना, अगर कंसंट्रेशन होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इस गिवन एरिया से मान लीजिए कितना विंड पास करेगा? 3 तो 5 पास करेगा, है ना। और कंसंट्रेट कीजिए तो और 6 पास कर गया। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम होगा, देखिए सपोज कर लीजिए मैं ऐसा क्या दिखा रहा हूँ, कंसंट्रेशन नहीं है उतना विंड में, ये इसका लेस कंसंट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी फिलहाल सिर्फ 3 ही पास कर रहा है। तो अभी जो फ्लक्स है, जो इसका इंटेंसिटी कम है, तो रूम में सिर्फ 3 एयर कलेक्ट होगा, 3 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कलेक्ट होगा।
लेकिन जब इसको हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ही होता है बाबू कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गया, स्ट्रांग हो गया, मतलब कंसंट्रेट हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कि रूम में अब ज्यादा कलेक्ट होगा एयर। कितना होगा? 1 2 3 4 5 कलेक्ट होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस रूम में जो फ्लक्स ऑफ विंड है वो जो कलेक्ट हो रहा है वो एरिया के साथ साथ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो विंड का इंटेंसिटी है वो क्या है। तो दूसरा क्या हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ विंड, है ना, इस पे डिपेंड करना। नंबर 2, ठीक है। तीसरा इस बात पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा डिपेंड करता है कि हवा जो चल रहा है वो डायरेक्ट आपके खिड़की में आ रहा है या फिर सडन एंगल से आ रहा है। सपोज कर लीजिए यही जो विंड है अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। सपोज कि अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर ले, ऐसे देखिए यहीं से था यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना। देखिए तो अब ये इन करेगा, बाकी लोग क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसे सामने सामने आ रहा था तो ऐसे ये तीनों इन करता, अब ऐसे हो जाएगा तो ये रेड पास करेगा, ब्लू पास नहीं करेगा, ग्रीन पास। तो कुछ पोर्शन जब एंगल चेंज कर देगा, एंगल उठा देगा, ऐसे कर देगा, तो इसमें रूम में हम बोलते हैं ना आज हवा खिड़की में सीधा नहीं चल रहा है, सब हवा उधर चला जा रहा है, बोलते हैं ना लोग ना। तो ये प्रैक्टिकली फील कीजिए फ्लक्स क्या है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो यहाँ पर हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि एंगल कितना हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि सर कौन सा एंगल लिया जाए, एंगल कौन सा लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सा बात है, अब अगर आप इसको कोई एक मिनट दिखाइए, आप यहाँ पे कोई एक दिखाते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए सर्टेन एंगल से आ रहा है, ठीक है, ये सर्टेन एंगल से आ रहा है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं, एंगल कहाँ से ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा e cos थीटा, और जो ये कंपोनेंट आएगा वो आएगा e sin थीटा। हम लोग जानते हैं ये बात, है ना। तो रूम के अंदर इस हवा का कौन सा कंपोनेंट इन कर पाएगा? तो आंसर है कि सर इस केस में रूम में e cos थीटा इन कर जाएगा थ्रू विंडो और e sin थीटा क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो अगर e cos थीटा इन कर जाएगा यहाँ पर और e sin थीटा लैप्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पहले पूरा विंड इन कर रहा था, उसका इंटेंसिटी जो है पूरा इन कर रहा था, अब पूरा इंटेंसिटी नहीं इन कर रहा है, अब उसके इंटेंसिटी का सिर्फ कॉस कंपोनेंट इन कर रहा है ना, सिर्फ कॉस कंपोनेंट। तो कहीं ना कहीं के जो एंगल का बात करेंगे तो फ्लक्स जो होता है वो कॉस एंगल पर डिपेंड करता है। ई तो हम लोग दिखाई चुके हैं, यहाँ पे ई इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ एंगल लिखना है, तो वो कॉस कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा, साइन कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम बात समझ गए कि फ्लक्स का अगर बात किया जाए तो एरिया ऑफ विंडो पे डिपेंड करेगा, जिसके थ्रू फ्लक्स पास करो उस एरिया पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। दूसरा कि जो इंटेंसिटी आ रहा है उनका इंटेंसिटी क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जो डिपेंड करने वाला है यहाँ पे विंड का फ्लक्स जो वो डिपेंड करेगा कॉस एंगल पे, ठीक है। मैंने आपको तोड़ के दिखाया, मैं आपको बाद में करेक्शन कर दूंगा। एक्चुअली ये इसके साथ ही आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये इंटेंसिटी के साथ ही आ रहा है। तो इंटेंसिटी हम जो लेते हैं ना, जो यहाँ पे लिखे हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ विंड, तो इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी लेंगे जो पास कर रहा है। तो पास क्या करेगा? ई cos थीटा। मैंने एक साथ नहीं लिखा है, मैंने इंटेंसिटी को अलग किया और कॉस को अलग किया। तो मिला जुला के कंसेप्ट ये हो गया कि फ्लक्स 3 बात पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे पास कर रहा है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, सॉरी, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो भी पास कर रहा है उसका इंटेंसिटी क्या है। और तीसरा डिपेंड करता है जो भी पास कर रहा है वो एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। तो कॉस पे डिपेंड कर रहा है। जब एंगल हॉरिजॉन्टल से है, अगर आप एंगल यहां से लेंगे तो वो साइन पे डिपेंड भी कर सकता है। तो फ्लक्स साइन पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा करते नहीं है, ऑलवेज एंगल हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऑलवेज कॉस पे आते हैं। देखिए ये मैंने बेसिकली आपको समझाया। अब ई कॉस ई साइन का मतलब है और डिटेल में समझाऊंगा आगे जाकर के, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आगे आएंगे। हर कुछ हम लोग फर्स्ट स्टेप में नहीं सीख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है तो उसके बाद जाएंगे हम लोग सेकंड स्टेप, ठीक है। तो ये मिला जुला कंसेप्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मतलब है कि भाई उस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या पास कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो फ्लक्स का आज के बाद यही मतलब होगा नंबर, अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो पास कर रहा है, किससे? उस गिवन एरिया से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग समझ जाएंगे। डेफिनेशन मैंने लिख के आपको ग्रुप में कोशिश करूंगा, मैं इस बार पीडीएफ बनाकर डेफिनेशन का डाल दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ बनाकर लिंक डाल दूंगा, मैं इस बार लिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन आप लोग प्लीज उसको याद करें। मैंने बहुत मेहनत से लिखा है उसको, किक पॉइंट को, ठीक है। आप लोग प्लीज याद करेंगे अच्छे से। एग्जैक्टली मैंने बोर्ड्स के हिसाब से सारा नोट्स बनाया है इस बार का, ठीक है। तो आप लोग सारा नोट्स वहीं से याद कीजिए, कहीं से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सारा नोट्स है, पूरा फुल है, थ्योरी से लेकर डेफिनेशन तक का, क्लियर है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि
जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग हटाते हैं कांस्टेंट भी आता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल टू में। ठीक है, तो आपको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे दिखाएंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स है किसी भी गिवन सरफेस एरिया से। सपोज कर लेते हैं कि एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, और सरफेस एरिया से कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पास कर रहा है, यहाँ से बहुत सारे लाइन्स ऑफ पास कर रहा है। ठीक है, तो इस एरिया से कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ लाइन्स में पास किया, ये डिपेंड करेगा एरिया कितना है। अगर एरिया बड़ा होगा तो और लाइन्स में पास कर सकता है, एरिया छोटा होगा तो कम लाइन्स में पास करेगा। ठीक है, तो इस एरिया पे डिपेंड करेगा, इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ये बहुत कंसंट्रेट होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और इसका एंगल कैसे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया EA cos थीटा, EA cos थीटा। ठीक है, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एंड एरिया। तो यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एंड एरिया। क्या होता है? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी इनटू टोटल एरिया cos थीटा। अब थीटा का बात किया जाए तो सर थीटा यहाँ पे क्या है? तो थीटा इज अ एंगल, किसके बीच सर? क्योंकि अक्सर जब एंगल देखते हैं तो हम लोग वेक्टर का सोचने लगते हैं कि किस दो वेक्टर के बीच एंगल, दो वेलोसिटी के बीच, दो एक्सेलरेशन के बीच, दो फोर्स के बीच। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इंटेंसिटी इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स है। अब एरिया तो सोचने जहाँ एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर यहाँ पे जो एंगल हो गया वो इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया स्केलर के बीच है क्या? तो बाद में बात करेंगे। मैंने फिलहाल समझाया थीटा के cos थीटा कहाँ से आया है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि थीटा यहाँ पे क्या है, अभी उस टॉपिक पे मैं आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया। अच्छा, एक बात और मैं साथ में लेकर चलता हूँ कि अगर मान लीजिए आप इस सरफेस से पूरा का फ्लक्स नहीं फाइंड किया, आप किसी स्मॉल सरफेस का फाइंड किया, छोटा सा एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसका फ्लक्स भी तो छोटा सा होगा, इतना दूर से इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा? बहुत छोटा सा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए लोग ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया। ठीक है, क्या होगा? इसके थ्रू जो इंटेंसिटी पास कर रहा है वो इंटेंसिटी, और यहाँ का एरिया तो स्मॉल है, तो यहाँ फ्लक्स स्मॉल हुआ है ड्यू टू स्मॉल एरिया। इंटेंसिटी स्मॉल नहीं है, इंटेंसिटी तो वही जो यहाँ से पास कर रहा है। तो बहुत ऐसा सोचता है कि अच्छा छोटा किया है तो इंटेंसिटी छोटा हो जाएगा। नहीं भाई, इंटेंसिटी कंसंट्रेशन सब जगह क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस जगह पे कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। हाँ, आगे जाके अगर वो कंसंट्रेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आगे जाके फ्लक्स चेंज होगा, सोचेंगे बाद में उसके बारे में क्या होगा नहीं होगा आगे जाके। लेकिन इस जगह पे तो वही नेचर है, जो यहाँ नेचर है वही यहाँ नेचर है, वही यहाँ सारा लाइन्स ऑफ फोर्स सेम है इस सरफेस एरिया पे। तो सारा लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया पे सेम है, वही है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इस पेपर पे क्या है? यूनिफॉर्म है। अच्छा, ये इंटेंसिटी हो गया। अच्छा, एरिया क्या हो गया? डी। तो यहाँ पे फ्लक्स स्मॉल इसलिए हो गया क्योंकि एरिया स्मॉल था, और cos थीटा कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से है तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लिए। अब अगर बोलेंगे कि अगर पूरे सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ना, इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे एक सिंबल दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा समझिएगा बात को। ऐसे ये इंटीग्रेशन जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन एक सिंबल में हल्का सा फर्क है। यहाँ पे गोल कर देते हैं, ऐसे गोल करते हैं ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल मतलब कि इंटीग्रेट करके क्लोज कर देंगे। अब ये क्लोज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इंटीग्रेशन हुआ किसका? यहाँ पे एरिया का। तो क्लोज कौन होगा? क्योंकि एरिया है ना, यहाँ पे जीरो से लेकर के पूरा एरिया। सर यहाँ तो ये शीट है, क्योंकि मैंने शीट का एग्जांपल लिया समझाने के लिए। अभी भी मैं फ्लक्स में चल रहे हैं, कंप्लीट कंसेप्ट लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, जो चल रहा है सही है, आप इससे काम कर लेंगे, लेकिन क्लोज इंटीग्रल का क्या इंपॉर्टेंस है तो आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे। गॉसेस थ्योरम में आगे पढ़ेंगे कि जो फ्लक्स होता है वो क्लोज सरफेस के लिए होता है, वो ओपन सरफेस के लिए नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इंडिकेट करते हैं ना, तो इंडिकेट करके सपोज कर लीजिए स्फीयर है, तो ये छोटा सा एरिया, छोटा बहुत सा छोटा एरिया कलेक्ट करके वो कि स्फीयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिखाया क्लोज इंटीग्रल किसी का भी। ठीक है, तो ये फ्लक्स का जो है तो होता है कंसेप्ट। तो जीरो से लेकर टोटल फ्लक्स पाई हो गया, टोटल फ्लक्स पाई हो गया। आप सिर्फ 5 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीरो से एरिया पूरा ए हो गया, जो भी एरिया हो लिमिट का। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं नॉर्मली एरिया सरफेस इंटीग्रल। ये किसका इंटीग्रल हो रहा है? एस, सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे
क्लोज इंटीग्रल करेंगे, पूरा का निकालेंगे, पूरे सरफेस एरिया का निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या होता है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आराम से एक स्टेप में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं बाकी बात बताता हूँ। ठीक है, आराम से इसको नोट कीजिएगा। तो फिलहाल फ्लक्स याद रहेगा, फ्लक्स इक्वल टू E A cos थीटा। अब सारे एंगल पे आते हैं हम लोग। अब हम सीखेंगे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एरिया वेक्टर समझाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट है, वेक्टर से भी कर सकते हैं हम, बहुत डिफिकल्ट वे भी है, बहुत इजी वे भी है। तो मैं क्यों आपको डिफिकल्ट वे में ले जाऊँ, मैं मुझे समझाना है तो कंसेप्ट को मैं क्लियर करूँगा, समझाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा वे जो होगा बहुत बहुत सिंपल होगा, क्योंकि कुछ लोग एरिया वेक्टर को बहुत बड़ा बना करके A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस करके दिखाते हैं ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे बाप रे ये क्या वेक्टर है। लेकिन इतना दरकार नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे इसको। मैं एरिया वेक्टर समझाने के लिए फिलहाल एक कंसेप्ट लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये बॉक्स है, इसका बहुत सारा सरफेसेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, बहुत सारा है, 6 सरफेस है, जिसमें से इसका एरिया, इसके एरिया, इसके एरिया और इसके एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत क्या है, छोटा है। तो अभी हम लोग समझाने वाले हैं कि एरिया जो सर अभी तक हम लोग पढ़े थे कि एरिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था वेक्टर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वहाँ हम लोग देखा था कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वेक्टर मुझे पढ़ाना नहीं अभी। ठीक है, मेरे वेक्टर का वीडियो भी अपलोड होने वाला है, तो जिसको ऐसा प्रॉब्लम होगा वो वीडियो देख लेगा। ठीक है, वहाँ पर मैं डाल दूंगा इसको। तो मैंने दिखाया था कि अगर किसी पैराग्राम का दो साइड अगर वेक्टर, दो वेक्टर हो, ये एरिया हो और ये भी ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, तो जो इसका एरिया आया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो आया था AB sin थीटा आया था। ठीक है, और ये एग्जैक्टली इक्वल टू हो गया A क्रॉस B, A क्रॉस B, और इसका डायरेक्शन भी था I कैप J कैप, तो हम लोग यूनिट वेक्टर लिखे थे, कुछ भी यूनिट वेक्टर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिट वेक्टर कुछ भी मान लेते। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से समझने जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूजन में चले जाएंगे, जा ये क्या हो गया, मुझे पसंद में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि हर घड़ी तो पैराग्राफ होगा नहीं, सर स्क्वायर भी हो सकता है, सर स्क्वायर भी हो सकता है, A B। ठीक है, तो होता ही है, जो रूल है मैं वो सिखा दे रहा हूँ आपको वेक्टर के हिसाब से, थोड़ा बेसिकली याद कर लीजिए, याद कीजिए। और अगर समझना है तो वेक्टर का मैंने अभी 2 वीडियो डाला है यूट्यूब पे, प्राइवेट वीडियो है वो, मैं आपको आपका लिंक डाल दूंगा उसके अंदर में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं डिटेल में समझाया कि एरिया वेक्टर कैसे वेक्टर बना है वहाँ पे, और जो बच्चा पढ़ा है वो तो जानते ही, क्लास 11 में मैंने बताया उसको। ठीक है, अच्छा बात को देखिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी साइड हो, जैसे कि ये A और B है। ठीक है, अब ट्रायंगल भी हो सकता है ना, जैसे ये देख लीजिए, ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। आपको क्या करना है, उससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जैसे अभी आप देख लीजिए, मैंने इसको दिखाया पैरेललोग्राम में, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, दो साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। समझिए इसको आराम से, सिंपल वे में, मैं इस वे में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस वे में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वे क्लास 11 का है और ये यहाँ पे काम भी नहीं आता है। ठीक है, अब मैं सिंपल वे में आता हूँ। देखिएगा, एरिया का एक डायरेक्शन होता है। देखिए, ये एरिया कहाँ है, तो सब पूछेगा कि इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, तो तुम बोलोगे ना नहीं, ये जो सरफेस एरिया नहीं है ना, ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन है इसके पास। देखिए, अच्छा ये सरफेस एरिया, ये बाहर की तरफ से आउटवर्ड, आप लोग के हिसाब से लेफ्ट, मेरे हिसाब से राइट, डाउनवर्ड, इनवर्ड, और इसके लिए बात की जाए तो मेरे हिसाब से लेफ्ट, और आप लोग के लिए इस सरफेस एरिया के लिए राइट। तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया का डायरेक्शन मिल रहा है, सरफेस एरिया को डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसको हम एज वेक्टर ट्रीट करेंगे। और अगर एज वेक्टर ट्रीट होगा तो ये वेक्टर के लॉज भी जो है वही फॉलो करेगा, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल में जा रहा हूँ।
सपोज कर लीजिए आपके पास एक पेपर है, एक पेपर है, ये पहले मैं क्यूब से दिखाता हूँ, बहुत तो पेपर्स दिखाते हैं, मैं क्यूब से दिखा रहा हूँ। मेरे साथ सारे टीचर्स पहले 1 2D दिखाते हैं फिर क्यूब में आते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट क्यूब में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये हो गया एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया जो है और इसका दो सरफेस है, देखिए एक इधर एक इधर, फिर ऊपर एक नीचे, फिर एक इधर और एक अंदर, टोटल 6 हो गया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ से पास कर रहा है, कुछ ऐसे पास कर रहा है, कुछ भी पास कर रहा है, तो यहाँ पे ना इन दो सरफेस के लिए मेरे बोलने का तरीका अलग अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा। हम क्या बोलेंगे कि ये जो कुछ भी पास किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो या इलेक्ट्रिकल विंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे सरफेस 1 से इन किया, सरफेस 2 से क्या कर गया, आउट कर गया। तो यहाँ से बोलेंगे अच्छा ये सरफेस इन के लिए है और ये सरफेस आउट के लिए है। तो एक सरफेस इन कंसिडर कर रहे हैं, एक सरफेस के लिए आउट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इधर से पास करेंगे तो यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, है ना, ये कंसेप्ट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे क्यूबिकल डायमेंशन नहीं, जैसे मान लीजिए 3D स्पेस में एक शीट है, एक शीट का बात करेंगे और इस शीट से अगर हम कुछ पास करते हैं, कुछ आया और पास करके निकल के चला गया, ठीक है। तो आप समझिए बात को मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस से इन भी हो रहा है और एक ही सरफेस से आउट भी हो रहा है ना, एक ही सरफेस से इन भी हो रहा है और एक ही सरफेस से क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। अब क्या बोले सर, इसको इन बोले या आउट बोले? फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, आउट बोलेंगे। क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं याद कर लो, एक पेपर होता है तो उसमें हम लोग 0 डिग्री लेकर सॉल्व करते हैं, ये वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा बात नहीं है। 0 डिग्री लेकर करते हैं, ठीक है, चलिए मान लें हम 0 डिग्री लेकर करते हैं, समझ रहे हैं, वो बुक में ऐसे दिया हुआ है कि 0 डिग्री लेकर करते हैं और आंसर आ जाता है हम लोग को, चलिए ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक शीट को फाइनल क्या बोले, जैसे एक शीट है, इसमें से आउट कर गया, मेरे हाथ से क्या किया, मेरे हाथ को गोली लगा, मेरे हाथ से बुलेट आउट किया, मेरे हाथ से बुलेट पास कर गया। हम ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे हाथ से बुलेट इन किया, मेरे हाथ से बुलेट आउट किया। फाइनली इस हाथ से जो है मेरा तो हथेली है वहां से पास कर गया, पंजा जो है मेरा उससे पास कर गया, है ना। तो उसी तरह एक शीट से क्या बोलेंगे, कोई भी चीज गया तो उससे पास कर गया, हम उसमें इन का जिक्र नहीं करते, फाइनली उससे पास हुआ, उस शीट के थ्रू पास हुआ, तो वहां पे हम लोग सिर्फ आउट कंसिडर करते हैं। क्या क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ आउट। तो एक शीट के लिए हम लोग ऑलवेज डालेंगे इन, सॉरी आउट, इन का कोई गुंजाइश नहीं है, समझ गए ना। तो अब हम बात करते हैं कि इन और आउट में क्या फर्क आएगा। सर कुछ तो फर्क होगा तभी तो आप बात कर रहे हैं, तो उस फर्क को भी देखते हैं हम लोग। आइए फिर इसके तरफ आते हैं। देखिए एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो मैंने बताया कि एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ किसका कैसे कैसे होता है। देखिए इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और जो भी एरिया का वैल्यू होगा, मान लीजिए सरफेस 1 है, 2 है, मैं 3 मान रहा हूँ, इसको 4 और यहाँ पे 5 होगा, अंदर में 6 होगा पीछे लेवल में, ठीक है, इसमें 4, तो ये एरिया A4 हो गया, ठीक है। अच्छा इसका एरिया इधर होगा ना, क्योंकि जब मैं सरफेस दिखाऊंगा आपको, देखिए ये जो एरिया यहाँ से इन और यहाँ से आउट दिखा रहा हूँ मैं, इन और यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, तो इसका जो एरिया होगा इधर की तरफ और इसका जो एरिया इधर की तरफ, तो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग के हिसाब से ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इसका जो एरिया हो गया ये इधर हो गया, ठीक है, एरिया नंबर 2, और इसका एरिया इधर होगा, एरिया नंबर 1, है ना, और 3 वाले का एरिया नीचे होगा, और 4 वाले का, 5 वाले का इधर होगा, 6 वाले का अंदर होगा, ठीक। तो आप समझिए बात को, फाइनली समझिए। फाइनली समझिए, देखिएगा कि एक कंसेप्ट है यहाँ पे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे A1 एरिया वेक्टर है, A1 एरिया वेक्टर है, A4 एरिया वेक्टर है, A2 एरिया वेक्टर, A3 एरिया वेक्टर है। अब जरा देखिए एंगल क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स इन कर रहा था तो इस एरिया के साथ कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है कि नहीं, एंगल कितना बन रहा है, 180। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन A1 वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180, बट द एंगल बिटवीन A2 वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर सरफेस 2 क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री, क्या आ गया, 0 डिग्री। अब एक बात समझिए, यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि जब आउट सरफेस का बात कर रहे हैं तो आउट सरफेस का मतलब होता है कि वहां पे उस केस के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन जब इन का बात कर रहे हैं, तो वो उस सरफेस पे इन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180। तो ये आज बात याद हो गया हम लोग को। अच्छा जब थीटा 180 होता है इसका मतलब ये हो गया कि एरिया इधर है और फील्ड इधर है, मतलब कि वहां पे इन कर रहा है, क्या हो रहा है, वो
इन कर रहा है, क्योंकि इसका एरिया सरफेस इधर है, वो उसको चिरता हुआ अंदर जा रहा है। और जब 0 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है, वहां से आउट हो रहा है। तो याद हो गया 180 कब होता है, इनवर्ट फ्लक्स के लिए। कब होता है, इनवर्ट फ्लक्स के लिए, इनवर्ट फ्लक्स के लिए, जब इन करता होगा, ठीक है। और 0 डिग्री कब होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए। लोग को बहुत बच्चा वाला टॉपिक लगता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या जरूरत है स्किल का, क्योंकि वो मामला सब ऐसा ऐसा हो जाएगा, जो सीधा जाता है ना सब ऐसे मुड़ जाता है। जो लोग याद करके आते हैं प्लस इक्वल टू ये cos थीटा, और वो एरिया वेक्टर थीटा 0 180 सब मामला पता चलेगा आगे चल क्या फर्क है। फिलहाल बेसिक देखिए इसको आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब कुछ लोग क्या होता है ना कि मैं उन लोगों को देखता हूँ, वो एरिया वेक्टर कभी कभी ऐसे ऐसे दिखा देगा, ऐसे ऐसे सर सरफेस पे तो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको एक्चुअली मालूम नहीं है कि एरिया वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी आप नोट कीजिए मेरी बात को, ये ऊपर है तो आप ऊपर नहीं दिखाएंगे, आप वैसे तो नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते, ऊपर दिखाएंगे, थोड़ा भी एंगल चेंज नहीं, ऊपर। ये राइट है तो आप एग्जैक्टली राइट दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको अगर मान लीजिए घुमा देंगे तो भी ऐसे दिखेगा, ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं जो एरिया वेक्टर होता है वो अपने सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर होगा तभी जाके वो सही डायरेक्शन दिखा पाएगा, नहीं तो उसके पहले वो सही डायरेक्शन नहीं दिखा सकता है। समझ रहे बात को आप, ये देखिए झुका दी, परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर जो है, ये जो एरिया वेक्टर है वो इसको दिखा ही नहीं सकता, मतलब ये गलत एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, किसका सरफेस, एरिया का सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे। और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इनवर्ड भी नहीं सकते हैं। इसका सरफेस एरिया नीचे पॉसिबल नहीं है, इसका सरफेस अंदर नहीं, अंदर नहीं भाई, तो इधर की तरफ है, तो आप कभी भी इनवर्ड नहीं लेंगे, आउटवर्ड ऑलवेज, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। तो आज के बाद याद रखेंगे, नोट पॉइंट क्या कर सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है, हम लोग जो यहाँ लिख रहे हैं फाइनली एरिया वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर जो होता है, पहला पॉइंट ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। आप यहाँ पे ऑलवेज लगा सकते हैं, हमेशा और हमेशा, है ना, कभी भी सर्टेन एंगल पे नहीं होगा। अगर एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है, ठीक है, और आप इसका एरिया वेक्टर अगर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, या सर्टेन एंगल बना रहे हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कैसे होगा, एकदम उसके ऊपर परपेंडिकुलर, एकदम उसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल कुछ और बन जा रहा है, कुछ थीटा एंगल बन जा रहा है, देखो थीटा एंगल पॉसिबल नहीं है, एंगल क्या होना चाहिए, ऑलवेज 90, तो ये हो गया। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अगर क्यूब के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो एक छोटा सा क्यूब बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को कि इसका डायरेक्शन कैसे कैसे होता है। तो ये रहा क्यूब का सारा सरफेस एरिया सेम होता है, तो सभी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका ऊपर, इसका बाहर, इसका नीचे, इसका इधर, और एक इधर, और एक उधर से अंदर, ठीक है। तो 6 जो होगा सबका बात करें तो सभी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पे अलग अलग है यहाँ पे, इसलिए हम सबको सेम वेक्टर नहीं बोलेंगे। A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, और ये A6 हो गया, ठीक है। तो A1 A2 सभी वेक्टर है, तो वेक्टर सबके प्रायर होना जरूरी है। तो अगर बात करें एज मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 वेक्टर का मॉड सब सेम होगा, मॉडुलस मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन अगर एज वेक्टर बात करेंगे तो A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू A4 A5 एंड A6 कोई आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 6 का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ये चीज है, ये फर्क है। तो आप समझ गए फाइनली ये सब बात कि यहाँ पे कौन चीज कैसे कैसे क्या क्या है। तो अब हम धीरे धीरे चलने वाले हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, जहाँ पे फॉर्मूला था ए कॉस थीटा। तो ए तो हम लोग समझ गए, ई भी समझ गए, ए भी समझ गए। अब आएंगे हम लोग कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा आप लोगों को लगता होगा सर आप इसको डिटेल में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा डिटेल में क्यों ले जा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आएगा जब मैं इसको रिजॉल्व करके फ्लक्स को पढ़ाऊंगा और डिफरेंट एरिया को एंगल में। अभी तो मैं सीधा से दिखा रहा हूँ ना, मैं एरिया को बेंड करूंगा, मैं बेंड करके निकालूंगा कि फ्लक्स क्या होगा, फाइंड कैसे होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है। मैंने जो एंगल का बात दिखाया आप लोग को, वो एंगल चेंज दो तरीके से हो सकता है। आप इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज करके भी
कर सकते हैं ऐसा, और अपने विंडो का सपोज कर लीजिए कि आपका जो विंडो से हवा आ रहा था वो तिरछा हो गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हवा सीधा ही आ रहा है कि आपका विंडो जो है वो ऐसा हो गया, नीचे बेंड कर गया, थोड़ा सा ऐसे झुका दिया आपने, तो भी हवा कम आएगा आपके रूम में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एंगल है वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो ई और ए के ओरिएंटेशन पे। तो जस्ट उस ओरिएंटेशन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतने डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिएगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, वो कैसे लिया जाता है, और आप याद करेंगे कि जब इनवर्ट फ्लक्स होता है तो उस केस में ई और ए के बीच क्या एंगल होता है, और जब आउटवर्ड फ्लक्स होता है तो ई और ए के बीच में क्या एंगल होता है। और एक शीट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑलवेज आउट कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर ये लाइन फोर्स पास किया है तो इसका एरिया आप ऐसा नहीं करेंगे कि पीछे एक आगे, आउटवर्ड दिखाएंगे, आउट मतलब से क्या दिखाएंगे, एरिया बाहर, तो आप एरिया लेंगे बाहर, ठीक है। और ये रहा ई, एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स। मैंने आपको पहले ही बताया एक सरफेस के लिए सिर्फ आउट कंसीडर होता है, इन कभी नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो हड़बड़ी में यहाँ से दिखाएगा, अच्छा यहाँ से इन क्या, तो ऐसे दिखाते हैं, नहीं बाबू ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट क्या है डायरेक्ट याद कर जाता है, जब एक सीट होगा तो उसका हम लोग आउट में उसका सिर्फ हम लोग आउटवर्ड दिखाएंगे, इन वाला डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं, ऐसा याद करता है। लेकिन नहीं, ये रीजन नहीं है, क्योंकि एक सरफेस से ओनली आउट ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा पॉइंट, आप अच्छे से नोट कीजिए। डेफिनेशन तो आपके पास रहेगा ही, मैं भेज दूंगा, नोट कीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग cos थीटा की तरफ। cos थीटा की तरफ। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जो भी दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपने मैंने केस वन दिखाया यहाँ पे, केस वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको अच्छे से। केस वन, यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, और कुछ भी है, वो जरूरी नहीं कि सर्कल जैसा हो, डिस्क हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैंने दिखाया सरफेस एरिया दिखाया, और यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स बहुत सारे पास कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक, ठीक है। ओके, केस है। अब केस में अगर बात की जाए हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअल कंसेप्ट जो होता है फ्लक्स का वही होता है कि उस गिवन उस पूरे एरिया से जो टोटल इंटेंसिटी या लाइंस फोर्स पास किया, उस पूरे एरिया से जो लाइंस फोर्स पास किया वही फ्लक्स होता है। क्या होता है भाई, फ्लक्स होता है, ठीक है। तो देखते निकालते हैं हम लोग इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका इंटेंसिटी ई हो गया, इस लाइन ऑफ फोर्स का एरिया वेक्टर क्या होगा, ए होगा। देखिए मैं आ रहा हूँ अपने पॉइंट पे धीरे धीरे। फ्लक्स का फॉर्मूला सर हम लोग डायरेक्ट यूज करें, ये cos थीटा कर सकते हो, करते भी हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ई ए cos थीटा का एक इंपॉर्टेंस है। देखिए मैंने जो फ्लक्स का जो कंसेप्ट याद रखा है, मैंने ई ए cos थीटा याद बिल्कुल नहीं रखा है। मैंने सिर्फ याद रखा है कि उस गिवन सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है, बस, और कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट से बोल के नहीं है, फॉर्मूला है। अब बोले सर इसका तो कंसेप्ट है, बिल्कुल है, लेकिन कई बार फॉर्मूला से चक्कर में हम अपने बेसिक सोच, अपने कंसेप्ट से दूर हट जाते हैं। अभी मैं एक डिफरेंस दिखाऊंगा आपको आगे चल करके, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे अभी बोल भी नहीं सकता, मैं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या है, क्योंकि कंसेप्ट पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग इसको समझ रहे होते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और ये अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लाइंस ऑफ फोर्स को एक ही मान के चलते हैं। देखिए मैं गलती की तरफ जा रहा हूँ, गलती क्या होता है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउड ऑफ फील्ड है जो स्पेस में फैला है चारों तरफ किसी चार्ज बॉडी के अराउंड, और उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इंटेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और इंटेंसिटी की दो डिफरेंट चीज़ है, ये दो डिफरेंट चीज़ है, समझ रहे बात को, अब दो डिफरेंट चीज़ है। तो हम लोग जो फॉर्मूला में जो फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स में जो ये यूज करते हैं वो एक्चुअली इंटेंसिटी है। क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो ए है वो एरिया वेक्टर है। आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है,
ठीक है, अब देखिए तो मामला समझ में आ रहा है कि अच्छा ई वेक्टर है, ए वेक्टर है, तब तो थीटा जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ही होगा, है ना, ये दिमाग में आ रहा है। फिर भी मैं भी आगे बात करूंगा तब दिखाऊंगा। देखिए अब जो है फ्लक्स जो है ये फाई जो है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे एडिशनल वर्ड यूज करते हैं लोग कि जब वो परपेंडिकुलर हो, तो ऑब्वियस है बात है ना, पैरेलल होने तो पास करेगा नहीं, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे, तो फिर पास करेगा नहीं, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बात आएगा ना, इसके अंदर जिक्र हो रहा है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का। तो उस गिवन सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, हो गया। अब क्या है, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब मैं जो यूज करता हूँ, मैं सिर्फ इतना यूज करता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी थ्रू द टोटल एरिया, बस और कुछ नहीं। मैं कभी भी cos थीटा यूज नहीं करता हूँ अपने कंसेप्ट में, ये मेरा आदत है, मैं इससे ही सॉल्व करता हूँ। टफ से टफ प्रॉब्लम आएगा, रट्टा वाला इजी वाला, मैं इससे बस मेरे हिसाब से प्लस का जो फॉर्मूला होता है वो ई ए होता है और कुछ नहीं होता। cos थीटा एडिशनल मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इस चीज को, ठीक। अब इस बात को समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं, केस नंबर 1 में फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, तो उस पूरे ए एरिया से कितना इंटेंसिटी पास हुआ, ई, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई ए, फ्लक्स क्या हो गया, ई ए, पूरा इंटेंसिटी पास हुआ, ठीक है, तो बस फ्लक्स ई ए। तो सर अगर मैं फॉर्मूला यूज करता तो भी वही आता। देखिए आप अगर फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल टू ई ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, ई और ए के बीच एंगल है। तो अगर ई और ए के बीच एंगल है तो एक बात याद रखेंगे आप, ये आ कहां से जा रहा है, यहाँ पे काम आ नहीं रहा है, अभी ई आंसर होगी, तो उसको हम लोग ला क्यों ला रहे हैं उसको। देखिए मैं केस 1 पे फिर आऊंगा, केस 2 से लौट करके मैं पूरा इसको जंप करके इधर ला के मिक्स करके सारे कैसे को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि वही एरिया था, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इस बार मसला ये हो गया कि खिड़की से जो हवा चला था वो सीधा नहीं चल रहा है, वो थोड़ा घूम गया, हवा जो है घूम गया। किसका हवा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हवा, किसका, खिड़की, तो सरफेस का खिड़की, ठीक, मैं इसको खिड़की मान रहा हूँ, विंडो मान रहा हूँ, ठीक। अब देखिए एंगल हर्डल से क्या दिखाई दे रहा है, थीटा। तो जब ये ई यहाँ पे आएगा तो इस ई का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई cos थीटा